हेलो गाइस, पिछले वीडियो यानी सर्किल के पार्ट 6 में हमने कुछ सवाल देखा था। अभी कई तरह का सवाल हम लोग इस चैप्टर का देखेंगे। सर्किल का जितने भी वैरायटी का सवाल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं लगभग सारे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है इसमें एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और इस सर्किल का टेंजेंट है AB, ठीक है। और फिर B से O को मिलाया गया। इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। फिर आपसे OA का लंबाई पूछा गया। OA यानी O और A को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। A है क्या? यह है पॉइंट ऑफ टेंजेंट। जिस बिंदु पर टेंजेंट सर्किल को स्पर्श कर रहा है ये वो वाला पॉइंट A है। तो A पर मतलब इस टेंजेंट पर O से अगर हम A को मिलाएंगे तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ये हमने आपको पहले बताया था, कई बार बता रखा है। ये हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। रेडियस इज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। तो यही रेडियस भी हो जाएगा और यही डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट भी होगा। तो इस रेडियस का लंबाई आपसे पूछे एग्जाम में या फिर सीधा OA का लंबाई पूछे, आप आराम से बताइएगा। ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 हो जाएगा ट्रिपलेट के हिसाब से, अगर ट्रिपलेट आपको याद होगा तब। और नहीं तो आप पाइथागोरस लॉ लगाइएगा। ये क्या हो जाएगा? √13² माइनस 12², 169 माइनस 144 यानी √25। दैट मीन्स 5 इसका वैल्यू होगा। ये पहला सवाल आपका था। आइए दूसरे सवाल में आते हैं। देखिए बंधु, दूसरा बेहतरीन सवाल आपके सामने है। जो फॉर्मूला हमने थ्योरी में बताया था उसी पे आधारित है। पहले आप खुद से प्रयास कर लीजिए बनाने का और फिर सॉल्यूशन तो हम बता ही देंगे, ठीक है। इस तरह के सवाल में हमने बताया था जब एक टेंजेंट होता है और एक सेकेंट होता है। सेकेंट किसे कहते हैं हम? जो R पार कर जाता है सर्किल को। तो PR सेकेंट हुआ, PQ टेंजेंट हुआ। इस कंडीशन में हमने आपको फॉर्मूला बताया था, विथ प्रूफ हमने आपको बताया था कि PQ का होल स्क्वायर बराबर P से N इंटू P से R, ठीक है। फ्रीक्वेंटली इस तरह का सवाल आता है और अगर फॉर्मूला आपके जहन में है, दिमाग में है, तो बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इवन इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। PQ यानी 15 गुना 15/25, दोनों का एक 5 चला जाएगा, 3 गुना 3 यानी 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। PQ यानी 15 का स्क्वायर यानी 15 गुना 15 और डिवाइड हम किस चीज़ से कर देंगे? PR से यानी 25 से। इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा? PN। इसमें 2 बार 5 है, दोनों के 5 को हमने कैंसिल कर दिया। दोनों स्थान पर क्या क्या बच जाएगा? 3 और 3। दैट मीन्स 3 गुना 3 हमारा आंसर होगा 9, ठीक है। थर्ड नंबर सवाल में आते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल जो है आपका, ये थर्ड नंबर सवाल होगा ना? हाँ, थर्ड नंबर सवाल है ये। 3 नंबर जो सवाल है आपका, इसमें कहा गया है कि ये एक सर्किल, एक बड़ा वाला सर्किल है और उसके अंदर एक छोटा सा सर्किल है जो कि सर्किल को टच कर रहा है। बड़े वाले सर्किल को छोटा वाला सर्किल अंदर से टच कर रहा है। अच्छा, एक पॉइंट है सर्किल के बाहर P, इससे बड़े वाले सर्किल के पॉइंट A और B पर 2 टेंजेंट खींचा गया है। अच्छा, B पर जो टेंजेंट खींचा गया है ये तो दोनों ही सर्किल पर कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। दोनों ही सर्किल के लिए टेंजेंट है, छोटा वाला सर्किल के लिए भी और बड़े वाले सर्किल के लिए भी। और एक टेंजेंट खींचा गया P से C छोटे वाले सर्किल के लिए। तो आपसे पूछा गया है कि PA और PC का अनुपात क्या होगा, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन दिया हुआ है सवाल में, 2:3, 1:1, 1:3, इस तरह का कई ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधु? एकदम आसान सा सवाल है। जैसे PA और PB दोनों का लंबाई क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि सर्किल के बाहर किसी भी पॉइंट से जब आप सर्किल पर टेंजेंट खींचते हैं
मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींचा जा सकता है और दोनों ही टेंजेंट की लंबाई समान होती है। तो उस हिसाब से PA और PB, चूँकि एक ही सर्किल का दोनों टेंजेंट है, इसलिए PA और PB क्या होगा, समान होगा। अच्छा, अब अगर हम देखें तो PB और PC दोनों छोटे वाले सर्किल का टेंजेंट है, तो उस हिसाब से PB और PC को समान होना चाहिए। दैट मीन्स अगर दोनों इक्वेशन को देखा जाए, फर्स्ट और सेकंड को, तो PA और PC क्या होगा, समान होगा। अगर समान होगा तो अनुपात क्या होगा, 1:1। ठीक है, तो ये 3rd नंबर सवाल था। 4th नंबर सवाल में आते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल में आपसे कहा गया है कि एक वृत्त है जिसका सेंटर है O, ठीक है, और एक टेंजेंट है PQ, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, जिसका एक वर्टेक्स कहाँ पर है, A पर है, और फिर BAQ यानी ये वाला एंगल का वैल्यू आपको दिया गया है, ये पूरा एंगल का 60 डिग्री। आपसे ये एंगल पूछा गया है। ध्यान रखना बंधु, ये हमने जो भी सवाल हम आपको भी बता रहे हैं इस वीडियो में या पार्ट 6 में जो हमने बताया था, सारे सवालों का जो बेसिक थ्योरी है वो हमने थ्योरी वाले वीडियो में डील कर रखा है। तो अगर इन चीज़ों को समझने में आपको परेशानी हो तो आप हमारे थ्योरी का वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये 60 डिग्री का है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये हम जानते हैं। ये कितना होगा हम नहीं बता सकते, लेकिन ये 60 डिग्री होगा, ये हम इजीली बता सकते हैं। क्यों होगा, ये रीज़न हमने बता रखा है थ्योरी के वीडियो में, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना ये होता है उतना ही ये होता है, ऐसा भी हमने बताया था। ये इसके बराबर हो जाता है, ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साइड में अल्टरनेट टाइप का जो लग रहा है ना, वो वाला एंगल को छोड़ दीजिएगा। इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, मान लो ये है x, ये है y और ये है 60 डिग्री। तो x के अलावा इस 60 के साथ एक अल्टरनेट टाइप का एंगल आपको लगेगा। अल्टरनेट यानी एकांतर कोण टाइप का एंगल लगेगा। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता तो ये और ये एकांतर होता ना, तो ये एकांतर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेट है नहीं, पैरेलल ये दोनों है नहीं, इसलिए ये और ये बराबर नहीं होगा। ये बराबर किसके होगा, इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये जानना अगर चाहते हैं तो थ्योरी का वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, ये 60 है तो ये 60 होगा। अच्छा, पूछा गया है y का वैल्यू, x 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेंटर है, यानी BC क्या हो जाएगा, एक व्यास हो जाएगा, है ना, डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर से परिधि पर का कोण कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो ये 60, अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों का योग भी 90 होगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस सवाल को भी हमने देख लिया, 4 नंबर सवाल को। आते हैं 5 नंबर सवाल में। ध्यान रखना, सारा एक एक सवाल जो हम बताएंगे उसका थ्योरी हमने बता रखा है ऑलरेडी थ्योरी वाले वीडियोज़ में। तो अगर आपने नहीं देखा है उसे तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसी पैटर्न का एक और सवाल हमने लिया है, 5 नंबर सवाल, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है, ठीक से सवाल को देखना, खुद से प्रयास करना और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, बेहतरीन सवाल है। ये वाला एंगल देखिए पूछा गया है, यहाँ ये टेंजेंट है, PQ टेंजेंट है, और ये एंगल दिया गया है यानी DBQ। एंगल DBQ का मान कितना डिग्री दिया गया है, 65 डिग्री दिया गया है। अब इस चीज़ को समझना बंधु कि अगर ये 65 डिग्री है ना, तो ट्रायंगल DBC में इसके आधार पर हम किसी एंगल को 65 डिग्री नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो एंगल है ये टेंजेंट और CB के बीच का कोण नहीं है, ये टेंजेंट और DB के बीच का कोण है। ध्यान से इधर देखिएगा, ये CB जो लाइन है, अगर ये वाला एंगल हमें दिया हुआ रहता है, ये वाला एंगल, तो फिर हम इस पे विचार करते कि ये एंगल इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर ये एंगल दिया हुआ रहता तब, कौन सा एंगल, CBQ अगर दिया हुआ रहता तब, लेकिन हमें दिया क्या गया है, DBQ। तो हम किस ट्रायंगल पे ध्यान देंगे, ABD। अगर आप
मान लो कि भूल जाए कि डी सी बी एक ट्रायंगल है, इसको एक सेकंड के लिए आप इसको मान लो कि इरेज हमने कर दिया, तो फिर यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है कौन सा, डी बी क्यू, ये किसके बराबर होगा, पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि डी बी क्यू इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ए बी डी में किसके बराबर होगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा ये समझने के लिए आपको करना क्या होगा कि AD जो है ना, इसको मान लेना होगा कि ये PQ का पैरेलल है। अगर AD PQ का पैरेलल होता बंधु, तो ये कोण और ये 65 डिग्री वाला कोण एकांतर कोण हो जाता। किसके बराबर नहीं होगा ये पहले फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, 65 डिग्री वाला जो कोण है यानी DBQ, ये इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल होता तो ये और ये बराबर होता, लेकिन पैरेलल है नहीं, इसलिए ये और ये बराबर नहीं होगा। जब ये और ये बराबर नहीं होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आराम से आपका सवाल बन जाएगा। अगर ये 65 डिग्री होगा तो अब देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए y जो हमने लिखा है y का मान क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। दैट मीन्स आंसर हमारा क्या होगा, 115 डिग्री। ठीक है, तो ये 5 नंबर सवाल था। आइए 6ठे नंबर सवाल में आते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल है आपके सामने, फिगर बना हुआ है। ठीक है, और सवाल में वैल्यू दिया गया है AP का, AB का, PC का, और वैल्यू पूछा है CD का। ठीक है, ज़्यादातर लोग जिनको याद नहीं रहता है फॉर्मूला, जिन्होंने ठीक से नहीं इस पर वर्कआउट किया है, वो क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि PA गुना AB बराबर PC गुना CD, जबकि ये होता नहीं। हमने आपको बता रखा है पहले ही, फॉर्मूला क्या होता है, PA गुना PB, है ना, जो दोनों सेकेंड का, इसे सेकेंड कहते हैं, जो आर पार हो जाता है, मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर दोनों मिल रहा है, ये दोनों लाइन। ठीक है, वहीं से हम लेते हैं कहाँ कहाँ, P से A तो P से B, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर P से C, P से D, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी PC इंटू PD। ठीक है, तो PA हमारा क्या है बंधु, PA हमारा है 3 और PB हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 8, है ना, ये है 3 और ये है 5, तो दोनों का सम कितना होगा, 8 बराबर PC हमें दिया गया है 2, और पहले हमारा निकलेगा PD यानी यहाँ से यहाँ तक, फिर हम उसमें PC माइनस कर देंगे तो CD आ जाएगा। तो PD हमारा कितना आ गया, 24, नहीं 12 PD हमारा कितना आ गया, 12, 2 से हम डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा। ये PD हो गया, इसमें हम 2 माइनस कर देंगे तो ये CD आ जाएगा। 12 में से हम 2 माइनस कर देंगे यानी PC को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, CD यानी 10 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आसान सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड ये सवाल है। अगर फॉर्मूला आपको याद है सही तो आपका सही आंसर आएगा। अगर गलत फॉर्मूला आपको याद है तो ऑप्शन में उस पर आधारित भी आंसर दिया हुआ रहता है, तो वो भी मैच कर जाएगा आपका, ज़्यादा चांस ये है, और मिस्टेक हो सकता है। देखिए 7 नंबर सवाल भी फॉर्मूला बेस्ड है। आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, हमने बताया है आपको, PT² = PA इंटू PB। P से ही इसमें भी है ना, ऐसा नहीं कि PA इंटू AB, P से A, P से B, PT²। दूसरे साइड में क्या होता है, PT²। जब एक टेंजेंट और एक सेकेंट होता है तब हम ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले
पी बी आएगा उसमें हम पी ए को यानी 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी टी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। पी ए यानी 4 उससे हम डिवाइड कर देंगे पी बी निकालने के लिए, तो ये क्या हमारा आ जाएगा पी बी। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी यानी पी ए माइनस करना होगा। इसमें अगर हम पी ए माइनस कर देते हैं दोनों साइड में तो हमारा ए बी आ जाएगा माइनस पी ए। तो पी ए का वैल्यू कितना है 4, जब 4 आप यहाँ रखेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 25 में 16 गया 9, 9/4 बराबर पी बी माइनस पी ए, दैट मीन्स ए बी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल में। देखिए अगले प्रश्न में कहा गया है बंधु कि 3 वृत्त है, 3 सर्किल है, वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, है ना। तो 3 हम सर्किल इस तरह से बना लेते हैं। एक सर्किल ये हुआ। अब एक सर्किल तो बहुत बढ़िया बन गया है, लेकिन सर्किल में जब कंडीशन हो जाता है तो अच्छा नहीं बन पाता है। इसमें कंडीशन एक ये है कि इसमें टच करा करके ही आपको सर्किल बनाना है, तो इसके कारण थोड़ा टेढ़ा हो गया। और ये तीसरा सर्किल तो उम्मीद है और भी ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा बनाने में, लेकिन जैसे भी बने आप बना लीजिए एग्ज़ाम में। ठीक है, और इस पैटर्न का सवाल अगर आ जाएगा आगे तो फिर आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा सवाल को। देखिए इन तीनों का सेंटर है, ठीक है, और फिर कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स आर 5, 6 एंड 7। डिस्टेंस बिटवीन, जैसे 3 डिस्टेंस हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हम इस तरह से मिला देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जब भी 2 सर्किल के सेंटर को आप मिलाइएगा, दोनों सर्किल यदि एक दूसरे को टच कर रहा है किसी पॉइंट पर, तो मिलाने वाली रेखा उस पॉइंट, मतलब जहाँ टच कर रहा है दोनों एक दूसरे को, उस पॉइंट से होते हुए ही जाएगी। ऐसा कभी संभव नहीं है कि टच हो रहा है दोनों यहाँ पर और लाइन इधर से जाकर के सेंटर में मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हमने प्रूफ किया हुआ है थ्योरी वाले वीडियो में। जैसे इन दोनों के हम सेंटर को मिलाएंगे तो जो टचिंग पॉइंट है दोनों सर्किल का, है ना, इससे होकर जाएगा। देखिए ये गलत लाइन बन गया है, जैसे टच हो रहा है यहाँ पे और लाइन हमने निकाल दिया यहाँ से, ये गलत हो गया। जब भी जाएगा तो कहाँ से जाएगा, वहीं से जाएगा जहाँ पे दोनों सर्किल एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, दोनों का एक कॉमन टेंजेंट यहाँ पे होता है और ये दोनों ही रेडियस उस कॉमन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये सारा रीजन हमने बताया था थ्योरी वाली वीडियो में। ठीक है, अब देखिए किसी एक को आप 5 मान लीजिए, जैसे ये है O1 है, ये O2 है और ये O3 है। तो O1 O2 के बीच का डिस्टेंस कितना है 5, और ये 6 और ये 7। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। अब देखिए जो ये O1 O2 है, अगर इसका रेडियस मान लो कि R1 है, इस वाले सर्किल का रेडियस क्या है R1, और इस वाले सर्किल का रेडियस क्या है R2, तो ये भी R2 और ये R3, तो ये भी R3, ये R1 है और ये भी R1। ठीक है, तो जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दिया गया है, ठीक से समझिएगा, ये एक्चुअली है क्या, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, 2 सर्किल अगर एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बंधु, दोनों का रेडियस का जो लेंथ होता है उसका सम। और जब 2 सर्किल एक दूसरे को अंदर से टच कर रहा है तो उस कंडीशन में दोनों के सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है, दोनों के रेडियस का डिफरेंस। देखिए बड़े वाले सर्किल का रेडियस इस पॉइंट से, यानी इस बड़े वाले के सेंटर से कहाँ तक, यहाँ तक, ये हुआ R1, कैपिटल R1 रेड वाला। ठीक है, और देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, छोटे वाले सर्किल का R2। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, R1 माइनस R2। R1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, R2 यहाँ से लेके यहाँ तक है,
तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होगा R1 माइनस R2। इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच का R1 प्लस R2। तो इन दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है R1 प्लस R3। यहाँ R1 प्लस R2, यहाँ R2 प्लस R3। ठीक है, तो यही आपको दिया हुआ है R1 प्लस R2। तीनों रेडियस का जो 3 जोड़ा बन रहा है उसका सम आपको दिया गया है। ध्यान देना, R1 प्लस R2, R2 प्लस R3, R3 प्लस R1। इन तीनों का वैल्यू आपको कितना दिया गया है बताइए, रेस्पेक्टिवली 5, 6, 7। अब इसमें आपको अगर तीनों का रेडियस वगैरह पूछे कि तीनों का रेडियस का लंबाई क्या क्या है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। यानी हो जाएगा 2 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 7, 5, 12, 6, 18। दैट मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो गया 9। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा बंधु 9। अब R1 प्लस R2 5 है ना, ये कितना है 5 है, तो ये कितना बचेगा 4। दैट मीन्स R3 हमारा निकल गया 4। अगर ये 4 है, R3 4 है, तो R2 कितना हो जाएगा 2। अगर R2 2 है तो R1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों का सम 5 है। ठीक है, तो इस तरह से आपका तीनों ही का निकल गया, यानी तीनों का रेडियस क्या हो गया 2, 3, 4। ठीक है, तो इस तरह से यही आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका मिलता है वही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आगे से अगर ये सवाल मान लो कि आपके सामने आ गया कि 3 सर्किल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहा है और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दिया हुआ है, तो आप इतना ना तो फिगर बनाइएगा ना इतना काम कीजिएगा। कहा जाए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मान लो कि 10 है, 12 है और 14 है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या है 10, 12, 14। तो R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली क्या होगा। ठीक है, तो इसमें या फिर सबसे छोटा रेडियस जो है उसकी लंबाई, जो सबसे छोटी सर्किल है उसका रेडियस क्या होगा, या उसका एरिया क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा। आपको करना क्या है कि देखिए ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है, ये रेडियस नहीं है। रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखना होगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 इन तीनों के सम का आधा होगा। ठीक है, यानी 7, 7, 6, 13, 13, 5, 18। इस कंडीशन में R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब फिर ये देखिए, इसको हमने R1 प्लस R2 मान लिया, ये R1 R2 है, ये R2 R3 है और ये R3 R4 है। इस तरह से हम तीनों ही रेडियस को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। R1 प्लस R2 कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 8। ठीक है, R2 प्लस R3 कितना है 12 है, ये 12 है। जैसा सवाल में यहाँ हमने सवाल में लिया है, अगर ये 12 है तो ये कितना बच जाएगा 6। अब R1 हमारा 6 हो गया, R3 हमारा 8 हो गया यानी 14, तो R2 कितना बचेगा 4 बचेगा। तो तीनों ही रेडियस निकल गया। अगर सबसे छोटा रेडियस पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 4, सबसे बड़ा रेडियस पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 8। मतलब इजीली इस सवाल का आंसर किया जा सकता है। बस ध्यान में रखिएगा, 1-2 बार सवाल को देख लीजिएगा, बना लीजिएगा खुद से। ठीक है, बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी के सवाल हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।